सो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या क्वांटम फिजिक्स एक ऐसा फिजिक्स है जो वेव पार्टिकल डुअलिटी एंड प्रोबेबिलिटी यानी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन सब को इनकॉर्पोरेट करके बनता है। और मैंने आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी लिखवाया था, उनमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो थी उनको भी डिस्कस किया था, है ना। और मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी कैसे आता है। ओके, ये सारे पार्ट मैंने आपको डिस्कस किए थे। आज डिस्कशन करना है अबाउट क्वांटम नंबर। ओके, तो बेटा देखो, हाँ जी बिल्कुल क्वांटम नंबर के बारे में हेडिंग डालिए आप। क्वांटम नंबर्स बेसिकली यहां से आपको अच्छे से दिमाग में बिठाना है एक एक पार्ट, क्योंकि यहां से स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी। और अब जो एटम का हमारा एक पिक्चराइजेशन था, जो नील्स बोर की थियरी तक आते आते लगा था कि अब सॉल्व हो गया है मिस्ट्री, एंड फिर ऑल ऑफ सडन हाइजेनबर्ग ने कोलैप्स कर दिया, तो हमें वापस एक स्ट्रक्चर्ड वे में इसको देखने का मौका मिलेगा यहाँ से। ओके, चलो अच्छा। तो देखो, मैंने आपको बताया था बेटा कि जो साई है, यानी ये जो इक्वेशन था एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। एंड व्हाट इज दिस? साई। ये क्या होता है? वेव फंक्शन, है ना। अच्छा बेटा, फंक्शन कोई भी हो वेरिएबल्स के फॉर्म में ही होगा, ये सुनो। तो ये किसका फंक्शन था? मैंने बताया था पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सिस्टम, ये सुनो। अच्छा, वो टाइम डिपेंडेंट भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर टाइम पे किसी एक जगह तो सिचुएटेड नहीं रहेगा, वो तो मूविंग जैसा है। उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। साई एक इमेजिनरी फंक्शन था, इसलिए साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट साई स्क्वायर क्या बताता है? मॉड ऑफ साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यस ऑफ कोर्स, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हमने देखा था प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो आपको मॉड ऑफ साई स्क्वायर इंटू डीवी करना पड़ेगा। अब ये डीवी की वैल्यू डिपेंड करता है आपने क्या स्पेस लिया हुआ है नेचर में, उसके हिसाब से डीवी की वैल्यूज होंगी। डू यू गाइज एग्री विथ मी? अच्छा जी, अब देखो ये जो फंक्शन है ना, अगर आप इसको देखोगे, मतलब एंड में जो मैथमेटिकल फंक्शन है, मैं एंड में आपको रेडियल फंक्शन दिखाऊंगा। तो इस साई के अंदर बेसिकली बेटा अगर आप उसको मतलब सॉल्व करने की कोशिश करो और निकालने की कोशिश करो, तो ये प्रोडक्ट है दो अलग अलग फंक्शन का। एक ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करता है, एंड मल्टीप्लाई बाई एक ऐसा फंक्शन है जो एंगल थीटा एंड फाई पे। कहोगे सर ये क्या है? मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। देखो, जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हो तो देयर आर टू वेज ऑफ राइटिंग द पोजीशन, यू नो, देयर आर टू वेज ऑफ राइटिंग द पोजीशन। वन इज लोकेट द x कोऑर्डिनेट x, y, z, दिस इज वन ऑफ देम। भाई आपको किसी कोई भी पार्टिकल है उसका आपको पोजीशन बताना है, तो आप क्या बता दो? उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, y कितना है, z कितना है। दिस इज वन वे ऑफ यू नो लोकेटिंग द पार्टिकल। दूसरा तरीका क्या है कि ओरिजिन से उसकी दूरी बता दो, यानी जिसको हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हो फिजिक्स में, तो उसका डिस्टेंस बता दो। एट द सेम टाइम ये बता दो कि ये जो x y, अगर मान लो मैं इसको z एक्सिस ले लूं और इसको x ले लूं, इसको y ले लूं, है ना। x क्रॉस y इज इक्वल टू z, हमेशा कन्वेंशन ऐसे ही फॉलो करना है कि x क्रॉस y करो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर में, तो वो हमेशा z देना चाहिए। तो x y करने के बाद ऊपर z आ रहा है, तो ये जो xy प्लेन है ना, इससे कितना एंगल बनाया है, इस प्लेन से वो कितना एंगल बनाया है, ये जो प्लेन है आपके सामने, इस प्लेन से वो कितना एंगल एक्चुअली बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं फाई। और थीटा होता है z एक्सिस से कितना एंगल बनाया। क्योंकि z एक्सिस का एंगल पता चला, तो z एक्सिस अगर ये है, ये मान लो z एक्सिस है, तो कितने लोग कह रहे हैं सर बहुत सारी लाइन होंगी जो एक स्पेसिफिक एंगल बनाएंगे। जैसे मान लो मैंने बोला कि 30 डिग्री बना रहा है z एक्सिस से, तो ये भी 30 डिग्री है, इधर पीछे आ गए ये भी 30 डिग्री है, इस साइड चलेगा ये भी 30 डिग्री है, तो ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, ये सुनो। लेकिन अगर XY प्लेन के अंदर से आपका एक स्पेसिफिक एंगल आ जाए, प्रोजेक्शन का एंगल आ जाए, ये दोनों चीजें एट द सेम टाइम R के बारे में आइडिया हो, तो जो एंगल निकल के आ रहा है, आई मीन जो
सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, ये फाई का जो एंगल है दिस इज फ्रॉम द प्लेन, बट ये वाले एंगल को बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी आर पता चल गया, एंगल पता चल गया थीटा एंड फाई, तो हमने पॉइंट्स को लोकेट कर लिया। तो ये जो हमारा एक्स वाई का फंक्शन था उसको मैं चाहूं तो आर एंड थीटा फाई में भी ब्रेक कर सकता हूं, और यही जो आर है इसके अंदर बेटा, दिस आर इज टर्म्ड एज रेडियल, क्या बोलते हैं इसको, रेडियल फंक्शन, और ये इसको बोलते हैं एंगुलर फंक्शन। तो कभी भी ध्यान रखना, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ अ वेव फंक्शन, जो सिर्फ और सिर्फ आर के फंक्शन में हो वो इसमें है, और जिसमें थीटा फाई जैसे टर्म आ रहे हो, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आ रहे हो, वो हमारा कौन सा फंक्शन है, ठीक है। लिख लो, बस इतना ब्रेकडाउन लिख लो, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। लिखो द वेव फंक्शन, द वेव फंक्शन the wave function psi is a product of, the wave function psi is a product of radial function and angular function, और उसको मैथमेटिकली ऐसे लिख लो, मैथमेटिकली ऐसे लिख लो, जहां पे r का मतलब क्या है, यहां पे रेडियल, इट इज टेलिंग द फंक्शन containing the term r, this function contains the term theta and phi, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है इसका। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि अभी आपको हेडिंग दिलवाया मैंने क्वांटम नंबर्स का। तो जब आप इसके फंक्शंस को देखते हो ना, तो उसके अंदर जैसे याद करो, जो हम एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखते हैं ई एन बोहर के लिए, तो उसमें क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर। मान लो अगर हमें मालूम हो ये जेड की वैल्यू कितनी है, तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू, उसके बाद एन स्क्वायर दिख रहा है ना, यहाँ पे एन क्या है, कोई पूछे ये एन क्या है, तो आप बोलोगे ये बिल्कुल क्वांटम नंबर की तरह तो है, कोई डिस्क्रीट डिस्क्रीट नंबर ही तो ले रहा है, कितना 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5। बिल्कुल ऐसे ही जब इनके सॉल्यूशंस आप करते हो तो इनमें भी तरह तरह के नंबर्स आते हैं, उन्हीं नंबर्स को नाम दिया गया है क्वांटम नंबर्स का। तो इस इक्वेशन से कितने क्वांटम नंबर आते हैं, 3 क्वांटम नंबर्स। उन तीनों के नाम क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन तीन से आते हैं, नाम बताओ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक। ये तीन कहां से आते हैं, इस जगह से। तो क्या तीन ही क्वांटम नंबर है दुनिया में, नहीं बेटा, देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड चौथा जिसका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, जिसका इनसे कोई लेना देना नहीं है, एंड दैट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, यस, यही 4 क्वांटम नंबर हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉन का एड्रेस फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि एटम में वो किस जगह पे रह रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसी है, ओवरऑल इसके बारे में हमें आइडिया लगेगा। तो कभी पूछे कि ये क्वांटम नंबर के सेट क्या बताते हैं, ऑल्दो 3 ऑफ देम आर डिराइव्ड फ्रॉम हियर, और ये क्या बताता है, बेसिकली यही तो बताता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एनर्जीज क्या है, इस फंक्शन के थ्रू यही तो पता चलता है। तो अगर आपसे कोई पूछे क्वांटम नंबर्स क्या रिवील करते हैं, इट रिवील्स अबाउट द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई चंडीगढ़ में फिगर आउट करना हो कि बंदे का एड्रेस, तो कैसे लिखते हो कि भाई कौन से सेक्टर में है, इजंट इट। सेक्टर के अलावा फिर आपका हाउस नंबर आता है, उसमें फिर लोअर अपर एंड इस तरह के वो भी बने हुए हैं, ग्राउंड फ्लोर में है कि फर्स्ट फ्लोर में है कि सेकंड फ्लोर में है, ये सुनो। बिल्कुल ऐसे ही हम डेजिग्नेट करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या इंफॉर्मेशन देता है एटम के बारे में, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या इंफॉर्मेशन देता है, मैग्नेटिक क्या इंफॉर्मेशन देता है, एंड एट द एंड हम स्पिन समझेंगे, स्पिन क्या है। इज दैट क्लियर? राइट इट डाउन।
there are total four quantum numbers. There are total four quantum numbers. There are total four quantum numbers. उन फोर क्वांटम नंबर्स में, उन फोर क्वांटम नंबर्स के अंदर थ्री ऑफ देम, ओके, लिखो, out of which three of them are obtained from wave function. ये वेव फंक्शन ही था ना साई. out of them three of them are obtained from wave function equation, साई का इक्वेशन. कौन कौन से हैं वो तीनों, ब्रैकेट में लिख लो. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, मैं तीनों सभी के नाम लिख दे रहा हूं. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, THAL, एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसके बाद मैग्नेटिक, मैग्नेटिक quantum number. These three of them obtained from this psi. Okay, लिखो, ब्रैकेट क्लोज कर लेना, इसके आगे लिखना. But the fourth quantum number, which is spin quantum number, have its independent existence. Spin quantum number, SPIN, spin quantum number have its independent existence. Have its independent existence. ओके, अब आ जाओ, देखो एक एक करके पकड़ते हैं और उनके बारे में समझते हैं कि वो क्या इंफॉर्मेशन रिवील करते हैं एटम के बारे में. तो पहला लिखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको n से डिनोट किया जाता है, वही n जिससे हम ऑर्बिट नंबर बताते हैं, 1 2 3 4, वैसे ही ये भी लिखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ब्रैकेट में लिखना n. क्या इंफॉर्मेशन देता है, लिखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट शेल. किसके बारे में, शेल के बारे में बताता है. द एनर्जी ऑफ शेल, द रेडियस ऑफ, एवरेज रेडियस ऑफ शेल, एनर्जी ऑफ शेल, एवरेज रेडियस ऑफ शेल. व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n बेटा, n की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है. हाँ जी, लिखो, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इनको k l m n o p n डॉट 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 शेल्स भी बोलते हैं. लिख लिया आप लोगों ने. सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, शेल के बारे में. शेल नंबर 1 2 3 4 यही सारे हो सकते हैं, उनको KLMN भी बोलते हैं. उसके साइज के बारे में भी, ओके, गॉट इट. उसकी एनर्जी के बारे में भी, ये हमें कौन इंफॉर्मेशन देता है, प्रिंसिपल क्वांटम. ओके जी, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, विच इज एजीमुथल क्वांटम नंबर. हेडिंग डालिए, उसको डिनोट करते हैं. देखो, इसको बहुत सारे नाम है बेटा ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर के बहुत सारे नाम. सब्सिडरी, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर.
डिनोट किससे करते हैं बेटा? एल से, स्मॉल एल। किससे डिनोट करते हैं? राइट इट डाउन। देखो हम क्या फिगर आउट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, राइट? तो शेल, हर शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं। क्या होते हैं? हाँ जी। ये कौन बता रहा है हमें? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। ये कौन बताता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। राइट इट डाउन। एजीमुथल क्वांटम नंबर azimuthal quantum number tells about subshells present in a given shell. Azimuthal quantum number tells about subshells present in a given shell. आगे लिखो। It also tells about energy of the subshell, energy of the subshell, shape of the subshell, shape of the subshells, and also the angular momentum, and also the angular momentum. कौन सा angular momentum? Orbital angular momentum. Okay, and also the angular momentum, आप उतना ही लिखो अभी। Also the angular momentum of the electron present in, and also the angular momentum of electron present in the given subshell, present in given subshell. तो ये सबशेल के बारे में, वो ज्योमेट्री उसकी कैसी दिखेगी उसके बारे में, मतलब शेप क्या है उसके बारे में। इसके बाद बोलो। हाँ जी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इतने सारे इंफॉर्मेशन को ये बताते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अच्छे से याद करते चलो। ये सब चीज इज गिवन बाय द फॉर्मूला रूट ओवर एल, एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। जैसे याद करो, हमने जो बोहर थियरी में, जो कि अब गलत प्रूव हो गया है, उनका रेडियस एंड वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन था वो डाउटफुल हो गया है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है ये है, जबकि ऑर्बिट में प्रेजेंट एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? एन एच अपॉन 2 पाई। यहाँ पे क्या है? रूट ओवर एल, एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। बेटा ध्यान देना, इस h अपॉन 2 पाई को h बार भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखा रहता है। l प्लस 1 h बार, ऐसे कट लिखा रहेगा। h कट या h बार इज सिंपली h अपॉन 2 पाई। नोट कर लेना, ये होता है ऑर्बिटल। रूट में नहीं है, बाहर है, ये बाहर है। जहां n होता था उसके जगह पे क्या है? रूट ओवर एल, एल प्लस 1, दैट्स इट। बाकी सब वैसे ही है, h अपॉन 2 पाई ही है। याद रहेगा सभी को? अगर आपको L की वैल्यूज पता हो तो क्या आप एंगुलर मोमेंटम निकाल नहीं सकते हो? बोलो। तो अब हम देखेंगे L की क्या वैल्यूज हो सकती। तो मैंने जैसा बोला कि बेटा हर शेल के अंदर सबशेल्स होते हैं, और सबशेल्स के बारे में ही इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? L। तो गिवन शेल के अंदर कितने सबशेल्स हैं वो कैसे निकालेंगे? लिखो, फॉर अ गिवन, अगला पॉइंट लिखो, फॉर अ गिवन शेल n, for a given shell n,
L can have the values, L can have the values क्या वैल्यूज हो सकती हैं इसकी? स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to n minus 1, all the integral values starting from 0 to n minus, ये सिर्फ क्वांटम नंबर्स हैं, जीरो भी एक नंबर है, ठीक है। अब एग्जांपल आ जाओ, मैं देखता हूं। इन फर्स्ट शेल मतलब n इज इक्वल टू 1, L की वैल्यू क्या होगी? 0, दैट इज ओनली वन सब शेल इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट शेल। समझ गए? ये वैल्यू 0 होने का ये मतलब नहीं है कि वो कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दीज आर क्वांटम नंबर्स। डिड यू गेट माई पॉइंट? हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? क्वांटम नंबर्स हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। इन नंबर से जितने अलग अलग नंबर उतने अलग अलग सबशेल्स। तो अगर मैं बोलूं कि L इज इक्वल टू 0, तो चलो अच्छा, तो इससे क्या रिवील होता है कि फर्स्ट शेल के अंदर हाउ मेनी सबशेल्स आर देयर? ओनली वन, बिकॉज वी आर गेटिंग ओनली वन वैल्यू। अच्छा जी, ये पहला था। दूसरा देखते हैं, अभी थोड़ा पेशेंस से सुनो, अभी क्लियर हो जाएगा। इन सेकेंड शेल, वीडियो ऑन नहीं है श्रेया, n इज इक्वल टू 2, L की वैल्यू क्या होती है? 0 टू n माइनस 1, सारी वैल्यूज 0 होगा और 1। ये n माइनस 1 बेटा, n की वैल्यू कितनी है? 2, 2 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा? तो 0 एंड 1। अच्छा, थर्ड लिखते हैं। इन थर्ड शेल n इज इक्वल टू 3, L की वैल्यूज कितनी है? 0, 1 एंड 2। फोर्थ में लिखते हैं। इन फोर्थ n इज इक्वल टू 4, L की वैल्यूज क्या है बेटा? 0, 1, 2 एंड 3। अब इसका कंक्लूजन क्या है कि फोर्थ शेल में देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ L, which is 0, 1, 2 and 3. These are quantum numbers. 4 different quantum numbers means 4 सबशेल्स आर प्रेजेंट। तो देखो, फोर्थ शेल में कितने सबशेल है? 4। थर्ड में कितने हैं? 3। सेकंड में कितने हैं? 2। फर्स्ट में कितने हैं? ओनली 1। तो इसके आगे आप कमेंट लिख लोगे क्या कि इसका मतलब क्या है? देर इज ओनली वन सबशेल इन फर्स्ट शेल, देर इज 2 सबशेल्स इन सेकेंड शेल, 3 इन थर्ड शेल, 4 इन। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं nth शेल के अंदर देर विल बी n सबशेल्स? ये लास्ट में कंक्लूड करके लिखें। राइट इट डाउन फर्स्ट। इन फर्स्ट शेल देर इज ओनली वन सबशेल। Noted beta? First subshell have only one, sorry, first shell have only one subshell. Second shell have only two subshells. Third have three subshells. Fourth have, लास्ट में लिखो कंक्लूड करके, nth shell, nth shell will have n number of subshell. ओके, ठीक है बेटा।
डिड यू गेट इट? चलो बेटा, एंगुलर मोमेंटम का भी वैल्यू हो गया एंड सबशेल्स के बारे में। तीसरा और चीज क्या मैंने बताया था, इनके शेप के बारे में बताता है। अच्छा, अब एक चीज देख लो, थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। आपने देखा एन की वैल्यू भी नंबर्स में है, इजंट इट? कि एन की वैल्यू भी हमारा, अगर मैं देखूं तो n इज इक्वल टू 4 के लिए l की वैल्यू 0 1 2 3 है, एसोसिएटेड विद दिस। n इज इक्वल टू 3 के लिए हमने देखा 0 1 2 3, सॉरी 1 एंड 2, ये इससे एसोसिएटेड है, इजंट इट? अब यार हर बार ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो थोड़ा इसको स्पेक्ट्रल के टर्म्स के हिसाब से इनका नेम पड़ा हुआ है। नाम क्या डालते हैं वो समझ लो। हर एक एल की वैल्यू के लिए एक स्पेसिफिक सिंबल है और उसका नाम है। जैसे एल की वैल्यू अगर 0 है तो उसका सिंबल क्या है? सिंबल क्या है? एस। नाम पता कहां से लिया गया इसको? शार्प। शार्प से ये एस लिया गया, एल एन ऐसे वन से। खैर ये टर्मिनोलॉजी जानो नहीं जानो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये याद रहना चाहिए। पी है, एल इज इक्वल टू 0 का नाम क्या है? एस। 1 का सिंबल क्या है? पी। 2 का क्या है? डी। 3 का क्या है? एफ। 4 हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? जी। 5 हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एच। 6 हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एंड डॉट 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 डॉट। हाँ जी। और ये एस पी डी एफ बिल्कुल वही है जो आप समझ रहे हो, जो हमारे ब्लॉक्स है ना पीरियोडिक टेबल में। वही कहोगे सर क्या मजाक है सर, आपने तो जी एच आई भी बता दिया, ऐसा तो कोई ब्लॉक नहीं देखा। तो जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कोई इलेक्ट्रॉन, अभी हमें इतने एटम नोन ही नहीं है कि ग्राउंड स्टेट के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन जी और एच में चला जाए। जिस दिन ऐसा हो जाएगा एक और ब्लॉक बन जाएगा हमारे लिए। अभी तक तो नहीं मिला है फिलहाल ऐसा कोई एलिमेंट। 118 तक हमारी दुनिया यहीं पे खत्म हो जाती है। इज दैट क्लियर? और देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक में, आज ही देखना है हमें, कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी आप लोग समझ जाओ, तो आज दिखाऊंगा मैं कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन का। इज दैट क्लियर? सो एस पी डी एफ जी, इसको नंबर्स को बिठा लो, हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं इसको आज की क्लास में। एस के लिए एल की वैल्यू क्या होगी? 0। पी के लिए, एफ के लिए, देख 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 लेवल देख तो एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए एस पी डी एफ। ये तो ऐसे लाइन से याद रखो, एस पी डी एफ, ये तो ब्लॉक से याद हो जाएगा। एफ के बाद आप नॉर्मल वो आगे चलते जाओ। एफ के बाद क्या आता है? जी एच आई जे के एल, ऐसे चलता रहेगा। बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं जाता है, बहुत पूछता है तो यार जी एच आई तक पूछता है। क्या सबशेल इनफाइनाइट होते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, वो तो शेल पे डिपेंड करता है। आप 50th शेल की बात करो, 50वें शेल की बात करो, उसमें 50 सबशेल होंगे। एस पी डी एफ जी एच, हमारा नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा। फिर इसमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, आई मीन A1 A2 A3 ऐसे करके नंबर डालना पड़ेगा। डू यू गेट माई पॉइंट? तो हमें प्रैक्टिकली ऐसे तो एन भी इनफाइनाइट होते हैं, बट हम एन कहां तक दिखाते हैं? 5 6 7 8, बस यहीं तक दिखा के उसके बाद डॉट 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 करके इनफाइनाइट दिखा देते हैं। ये सुनो, तो देखो जहां तक हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वहां तक हमें जानना है, उसके आगे थोड़ा एक्सटेंड करके जानना है। लिख लिया? ये टेबल बना लिया आप लोगों ने? ध्यान देना बेटा, ये सब स्मॉल है ना, एस भी स्मॉल है, पी पी कैपिटल होता है, बाकी डी एफ जी एच आई ये सभी स्मॉल ही, सारे स्मॉल। हाँ एस भी स्मॉल।
एस ब्लॉक ऐसे लिखते हैं ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। हाँ बेटा उसको भी स्मॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सारे स्मॉल ही है बेसिकली, सारे स्मॉल लेटर्स ही। SPDFGHI, गॉट इट? बोलो, वेरी गुड। अब देखो इतने छोटे पॉइंट से कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं। देखो अभी कुछ कुछ नहीं हुआ क्वांटम नंबर में, अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, यही पढ़ा है ना? बोलो। अच्छा जी, अब देखो इतने से मैं आपको थोड़ा सा रोलर कोस्टर राइड कराता हूँ आपको। देखो क्या क्या मैं पूछ सकता हूँ, बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना, अब मैं जानना चाहता हूं, जो समझ गए उनका आंसर तुरंत आएगा, ठीक है? मैं रिस्पॉन्स टाइम चेक करूंगा, एकदम ध्यान से सुन करके आंसर करना है। फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ एन जी सबशेल इज पॉसिबल? तुरंत आना चाहिए, लाउड आना चाहिए। किसके लिए आएगा? 5। यस बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो n इज इक्वल टू, हमें मालूम है g के लाने के लिए s आना ही चाहिए, p आना ही चाहिए, d आना चाहिए, f आना चाहिए, तब g आएगा। तो g लाने के लिए हमें n इज इक्वल टू मिनिमम 5 होना चाहिए, उससे पहले पॉसिबल। ऐसे ही d के लिए n की वैल्यू मिनिमम क्या होगी? हाँ 4 कहां से? S P एंड D, यही तीनों है ना, S P D। अरे थर्ड शेल, मुझे थर्ड सब शेल लाना है तो थर्ड शेल लेना पड़ेगा। P के लिए हाँ 2 सेकेंड शेल से स्टार्ट होता है, सॉरी 2 बोल रहा हूं, P सेकेंड शेल से स्टार्ट होता है। और ऐसा कौन सा सब शेल है जो फर्स्ट से स्टार्ट हो जाता है? इसलिए अगर कभी कभी ऐसे देखो तो ये अरेंजमेंट बड़ा किताबों में लिखा रहता है कि फर्स्ट शेल में 1s मिलेगा। 1s का मतलब फर्स्ट सेल का s सबशेल। ये जो 1 लगा हुआ है ये क्या बता रहा है? क्योंकि भाई s तो सभी में, पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, तो s किसका है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए 1 लगाइए, 1 वाले का s है। ऐसे ही 2 में 2s भी होगा, 2p भी होगा। 2s का मतलब ये नहीं है कि s s 2 टाइम्स, इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 का s सबशेल। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ओके जी। ऐसे ही 3 लिख रहा हूं तो 3s 3p 3d लिखना पड़ेगा, वही जो कहानी आपने लिखा है, nth शेल हैव n सब शेल्स। बताओ 3d का मतलब 3 टाइम्स ऑफ d होता है ना? देखो ये समग्र क्या सोच रहे थे, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब n इज इक्वल टू थर्ड का d सब शेल है ये। ओके 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5, ये ना 6 6f हो गया, 6g एंड 6 7 7p, वेरी गुड, 8 8i और 8, ओ माय गॉड इट्स टू मच आई गेस ना, इसके आगे से डॉट 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 डॉट, अंडरस्टूड है। ओके लिख लो, जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट लिखवाया है, nth शेल हैव n सब शेल्स लिखवाया है ना, उसी को पूरा डिक्टेट करके लिखो। पॉसिबल सबशेल्स इन डिफरेंट शेल, possible subshells in different shell is designated as below।
ये पूरा बना लो, ये स्लाइड है बिल्कुल यहां से यहां तक। पॉसिबल सबशेल्स इन डिफरेंट शेल्स is shown below. बहुत अच्छे से लिखना और ये दिमाग में बिठाते जाओ। ये कर लिया सभी ने बेटा? चलो लिख लिया। अब एक क्वेश्चन वो जो मैंने आपको बोला था वो लिख लो ना, जो आपको ऐसे ओरल पूछ किया था। फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ n, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल नंबर, फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ n g subshell exist, for what minimum value of n g subshell exist। अब आप इस पिरामिड को ही देख लो, पिरामिड तो नहीं बोलेंगे बट इसी को देख लो आप, तो यहाँ पे g कब आया है? कौन से वाले में? n is equal to 5 में ये 4 था, ये 3 था, ये n is equal to 2 और ये n is equal to 1। तो यहां से शुरुआत हुई है, तो आप लिखो 5 में है। एक बार स्टार्ट हो गया तो आगे हर जगह रहेगा। h starts from 1, p starts from 2, d starts from 3, f starts from 4। बोलो। अच्छा आपको ये कोइंसिडेंस दिखाऊं? आप देखो ध्यान से, हाइड्रोजन कुछ याद आ रहा है बच्चों? ये सब हमने बहुत बचपन में किया था, जब आप बिल्कुल छोटे बच्चे थे, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे थे, तब ये किया था, याद आ रहा है? लिथियम फिर वेरी गुड, यहां बताओ। ओके वेरी ग्रेट। अब यहां से बताओ। बोलो। यहाँ हाफ्नियम होता है। अच्छा चलो देखते हैं इसके बाद वाला किसको याद है। वेनेडियम, डुबली, हाँ जी। इसके बाद हाँ सिबॉर्जियम। चलो बहुत अच्छी बात, इतना तुम्हें याद है, मैं खुश हो गया, मोगैम्बो खुश हुआ। यहाँ देखो लास्ट में क्या है, यहाँ जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, कॉपरनीशियम। ठीक है वेरी गुड। अब आपको दिखाता हूं, थोड़ा ध्यान से देखो, ये कौन सा ब्लॉक था? डी ब्लॉक, बताया था क्या? बोलो, बताया था। अच्छा जी, ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि हीलियम को हम इधर रखते हैं, अदरवाइज कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसका हिस्सा होना चाहिए यहाँ पे। आइडियली इसका प्लेस यहाँ था। यहाँ इसलिए रखते हैं क्योंकि सिमिलैरिटी होती है नोबल गैस के एटम्स के साथ, ये रिएक्टिव नहीं होता है, अदरवाइज कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ही होना चाहिए। तो अगर आप सिर्फ हीलियम एक्सेप्शनल केस को छोड़ दो, तो पी ब्लॉक के सारे मेंबर आप देखो यहां से शुरू होते हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये है पी ब्लॉक।
तो पी ब्लॉक का एग्जिस्टेंस देखो आपको n इज इक्वल टू 2 से मिलेगा, एक्सेप्ट दैट ऑफ हीलियम जो हमने सिमिलैरिटी की वजह से वहां रखी। और डी का देखो शुरुआत कहां से, और n इज इक्वल टू 1 से ही यहां पे शुरुआत हो गया। एस ब्लॉक का देखो, यही तो एस था, एस की जो शुरुआत है वो फर्स्ट पीरियड से ही होगी, और n इज इक्वल टू 2 से हमारा क्या शुरुआत हुआ, पी का, मतलब ये एस भी है ऑफ कोर्स पी भी है, 2 में 2s भी है 2p में। अब आप देखो डी का जो शुरुआत है, ध्यान से देखना, कॉन्फ़िगरेशन वाइज अगर आप देखोगे तो थर्ड से नहीं बल्कि फोर्थ से शुरू हो रहा है। इसका रीजन मैं आपसे पूछूंगा क्यों, जबकि देखो यहां थर्ड शेल में क्या क्या प्रेजेंट है, 3s 3p 3d, यहां थर्ड पीरियड में तो 3d नहीं दिख रहा है, बल्कि कौन से पीरियड में दिख रहा है, फोर्थ पीरियड। आ रहा है बात समझ में? अच्छा, फोर्थ पीरियड में तो यहां पे ये भी दिख रहा है, मतलब फोर्थ शेल में यहां दिख रहा है कि 4f भी है, जबकि यहां 4 और 5 में f का कोई नामो निशान ही नहीं, बल्कि कहां पे है वो, 6 एंड 7 में जब आओगे तो लैंथेनम के बाद सीरियम, प्राजियोडियम, नियोडिमियम एंड सो ऑन, एक्टिनोइड्स का ऐसे। ध्यान है ना? चलो इस पे बात करेंगे, ये मैं क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट कर रहा हूं ताकि आप इसको इस नजरिए से देखने की कोशिश करो, क्योंकि अब हमें हर आंसर चाहिए। जो आप इतना मुझे तंग किए हो पहले कुछ क्लासेस में, उसके आंसर्स मैं अब आपसे निकलवाऊंगा। मैंने बोला था ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म होते होते तक पीरियोडिक टेबल की बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिवील हो जाएंगी। सो दैट इज द पार्ट। ओके ओके बेटा, तो ये पॉसिबल सबशेल्स क्लियर हो गए, ये सुनो। अच्छा, अब आता है बात, सर आपने सबशेल्स बता दिए, एंगुलर मोमेंटम बता दिया ना? क्वेश्चन लिखो फिर। फाइंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन present in पहला लिखो 4s और दूसरा लिखो 3d, प्रेजेंट इन 4s सबशेल एंड दूसरा लिखो 3d सबशेल। चले बेटा, 4s के लिए क्या है आंसर? सो एंगुलर मोमेंटम कौन सा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। फॉर्मूला हमें मालूम है, l+1 h/। अच्छा बताइए बेटा, हमें इस बात से कोई फर्क पड़ना चाहिए क्या कि उसके साथ प्रिंसिपल कौन सा क्वांटम नंबर अटैच्ड है? नहीं, हमें तो सिर्फ इससे पता चलना चाहिए एस है या पी है या डी।
बताओ एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 0 और इसके लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 2। इज दैट क्लियर? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कुछ भी फर्क, क्योंकि ये क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। अच्छा इसके लिए निकालना होगा तो क्या करेंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 इंटू 0 प्लस 1 रूट ओवर h अपॉन 2 पाई। बताओ 0 प्लस 1 तो 1 होता है ना, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 0 ही आना। ठीक है 0 आना चाहिए। ठीक, कुछ लोग आंसर किए होंगे, h अपॉन 2 पाई भी मैं बता रहा हूं कर रखा है आप लोगों ने। ओके सो 3D के लिए भी कर लिया आप लोगों ने, क्या है आंसर √6 h बार लिख सकता हूं क्या, क्योंकि h बार क्या होता है h अपॉन 2 पाई। आ रहे क्या, आ रहे समझ, वेरी गुड। तो यहां तक हम लोगों ने क्या कर लिया है अभी तक, आपको इनके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तीसरा पार्ट मैंने क्या बताया था, इनके शेप के बारे में भी बताया था। किसके बारे में, आ जाओ देखते हैं, लिखो शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, सॉरी हाँ लिख सकते हो, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। अभी आप कहोगे सर अभी तो आप बोल रहे थे सबशेल, अभी नाम ले लिया आपने ऑर्बिटल का। तो एक्चुअली देखो जैसे मैंने बोला कि शेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं सबशेल, और सबशेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल्स, जिसके बारे में तीसरा क्वांटम नंबर डिस्कस करता है उनके ओरिएंटेशन के बारे में, लेकिन शेप के बारे में तो यही डिस्कस करता है। तो पी का चाहे वो कोई भी ऑर्बिटल हो, यानी जो पी सबशेल के ऑर्बिटल होंगे वो डंबल शेप के होते हैं। एस का कैसा होता है स्फेरिकल, कैसा होता है डी का कैसा होता है डबल डंबल, सिर्फ एक को छोड़ करके बाकी सब डबल। एफ थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और आगे चले जाओगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हमारे एनसीईआरटी में या इवन अप टू +2 लेवल जो क्वेश्चंस आते हैं वो एस पी एंड डी से ही पूछे जाते हैं। शेप के टर्म में लिखो शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, मतलब क्या हुआ एस ऑर्बिटल का मतलब द ऑर्बिटल विच इज पार्ट ऑफ एस सबशेल। ओके द ऑर्बिटल विच इज, लिखो इट इज स्फेरिकल इन नेचर, इट इज स्फेरिकल, स्फेरिकल इन नेचर। अब बेटा मुझे लगता नहीं है कि आपको मुझे बताने की जरूरत है कि स्फीयर क्या होता है, आपको सबको मालूम है क्या। तो अगर मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है तो इसके अराउंड ऐसा कुछ बना, अब भाई सबसे बड़ा चीज ये है कि सर ये है क्या चीज, थोड़ा समझाओ। ये तो मुझे सर्कल टाइप मिल गया, स्फीयर का मतलब तो आपको मालूम है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये सुनो ओके जी। अब मैंने आपको बताया था कि देखो इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो सर्टेनिटी है वो कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कि आप एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर सकते। So now we have to discuss about the probability of getting electron at certain spaces. And इनकी probability को ना डॉट 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 से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट डॉट डॉट, मतलब इलेक्ट्रॉन कैन बी एनीवेयर इनसाइड दिस स्पेस। जहां पे ये ज्यादा डेंस हो इसका मतलब वहां डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है। So this is how basically we should designate, ये आपका न्यूक्लियस है, these are probability clouds, ये क्या है probability clouds of finding an electron around the nucleus.
स्फेरिकल है ये। अभी थोड़ी देर बाद और भी कहानियां सुनाऊंगा, लेकिन अभी पहले लिख लो एस ऑर्बिटल ऑफ एस सबशेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिक इन नेचर, राइट। ऐसा है। तो जैसे मैं बोलूं 1s, आपको कैसे इमेजिन करना है, यही डायग्राम। 2s बोलो तो ऐसे ही इमेजिन करना है। 1s 2s 3s 4s में नेचर में कोई डिफरेंस नहीं है, इट्स अबाउट द साइज एंड एक और आगे चीजें आगे मैं आपको बताऊंगा, नोड, उनमें डिफरेंस होता है। बाकी सभी स्फेरिकली सिमेट्रिक होते हैं। एस कहीं का भी हो, ये स्फेरिकली सिमेट्रिक ही होगा। लिख लो, इसको बढ़िया से लिख लो, सिमेट्रिक इन नेचर। यस, एस S orbital of S subshell is what? Spherically symmetric in nature. ये बनाना है तो क्या से? मैं अपने लिए बनाया हूं क्या? ये तो मुझे बचपन में ही पता था। हाँ, क्लाउड्स ऐसे बनते हैं, डॉट 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 करो। प्रोबेबिलिटी याद है तुम्हें, मैंने डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मॉड ऑफ साई स्क्वायर। तो हर स्पेस में कहीं पे भी जा करके उस जगह पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखते हैं एंड मल्टीप्लाई करते हैं डीवी से, तो ये प्रोबेबिलिटी मिलता है। और जितनी प्रोबेबिलिटी मिलती है उतना डेंस वहां पे क्लाउड बनाते हैं, समझ गए ना। तो इसकी डेंसिटी जहां पे ज्यादा है उधर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, जिधर कम होता जाएगा वो कम होता है। ठीक है। अब अगर आप इसका ग्राफ मेरे से पूछो, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, ठीक है, अभी आप बना लो, बाद में मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि ये आया कैसे, क्योंकि लास्ट में तो मुझे डिस्कस करना है थोड़ा सा पार्ट इसका मैथमेटिकल भी ना। इसका ग्राफ देखो कैसे होता है बेटा, ध्यान से देखो। अगर मैं ये 1s बना रहा हूं, किसको बना रहा हूं, 1s, सपोज इफ इट इज 1s, हाउ विल इट लुक लाइक। अगर मैं इस जगह पे देखो ये 3 ग्राफ बना रहा हूं, बस अभी बस इंट्रोडक्शन के लिए ही है, और इसका एनालिटिकल मीनिंग समझने की कोशिश करना। दिस इज साई, दिस साइड, साई की वैल्यू हायर से लोअर, डॉट 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 डॉट। मैं थोड़ा अगर इसके स्केल में बनाने की कोशिश करूं तो कैसे दिखेगा, इस अगर स्केल में बनाने की कोशिश करूं तो मैंने आपको नेचर डिस्कस कर दिया। ये मैं सिर्फ याद है आपको, 2 कंपोनेंट थे, रेडियल एंड एंगुलर। साई के 2 तो मैं रेडियल के बारे में बात कर रहा हूं। तो साई आर रेडियल प्रोबेबिलिटी, सॉरी रेडियल वेव फंक्शन, ओनली वेव फंक्शन, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं ये वैल्यू नीचे यहां तक सिग्निफिकेंट दिखेगा, और इसके बाद थोड़ा कम होता है। एज आई टोल्ड यू, इसको एनालिटिकल समझने की कोशिश ज्यादा करो। इसकी मैथमेटिक्स के बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे। साई आर गोज लाइक दिस। हाँ, ज्वाइन का मतलब एसिम्प्टोट है ये। आर इज बिहेव, एसिम्प्टोट नाम सुना है, टेंजेंट बोलते हैं, कभी टेंजेंट सुना है। हाँ, तो बेसिकली ये एक ऐसा कर्व है जिसपे ये वाली जो चीज है ना, बिहेविंग एज टेंजेंट, उसको एसिम्प्टोट बोलते हैं बेसिकली। ऐसा कोई भी एक्सिस जो किसी ग्राफ को इनफाइनाइट पे जाके टच कर रहा हो उसको क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट। क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट। ये मैथमेटिकल टर्म है, तो छोड़ दो ना, उसको क्यों लेना है। अभी मैंने बोला कि इसको एनालाइज करो, तुम लोग फिर से घुस रहे हो उसी जगह। गॉट इट। तो ये डॉट 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 मतलब कहने का इनफाइनाइट पे जाकर के ये टच होगा, इसलिए मैंने डॉट 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 करके दिखाया। इनफाइनाइट किसी ने देखा तो है नहीं, तो रियल जिंदगी में इसको टच नहीं करेंगे, दूर करके रखेंगे। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। ओके, ये साई आर का फंक्शन है 1s के लिए, ऐसे 2s के लिए भी होगा, 3s के लिए भी, 4s के लिए भी, लेकिन उनमें थोड़ा सा ग्राफ में चेंज। अच्छा, ये मुझे क्यों बताना पड़ गया वो थोड़ा समझाता हूँ। ये साई आर हो गया। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं कि सर साई आर के बाद अगर आपको स्क्वायर भी करना हो,
स्क्वायर करने का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट मिला था उसको स्क्वायर कर दो बेसिकली। अरे बाबा, मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस, बेटा मैं ऑडिबल ना हूं श्रेया? ओके फाइन। दिवांशिका मैं ऑडिबल? ओके फाइन। चलो देखो, सो बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर साई का ग्राफ ऐसा है तो साई स्क्वायर का भी नेचर ऐसा ही होगा, थोड़ा बहुत बस पॉइंट्स ऊपर नीचे होते हैं, बस इतना ही फर्क है। अच्छा, बस इतना ही फर्क है कि वो थोड़ा पॉइंट्स ऊपर नीचे होते हैं, बट जो पॉजिटिव साइड में है वो पॉजिटिव ही रहेगा यहाँ पे बस। अगर नेगेटिव में कुछ होता तो वो भी पॉजिटिव हो जाता जब आप स्क्वायर कर रहे होते हो ना। तो अब मैं स्क्वायर का ग्राफ क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि मॉड ऑफ साई स्क्वायर टेल्स अबाउट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सो मॉड ऑफ साई स्क्वायर रेडियल वर्सेस आर का भी ग्राफ ऐसा ही आएगा। फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? 1s। अच्छा, तीसरा ग्राफ भी बता ही देता हूं, इतना बता दिया है तो कौन सा? प्रोबेबिलिटी वर्सेस रेडियल प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर का ग्राफ। रेडियल प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर का ग्राफ देखो ध्यान से। प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इंटू आर। देखो रेडियल प्रोबेबिलिटी कैसे आता है। कहोगे सर यहां तक तो अभी जिंदगी ठीक लग रही थी, ये क्या कर दिया आपने एकदम अचानक से ऊपर करके नीचे। तो देख बेटा, प्रोबेबिलिटी के अंदर आपका मल्टीप्लिकेशन किससे होता है? साई स्क्वायर डेंसिटी इंटू डीवी से, यही होता है ना। अब बता, एकदम R इज इक्वल टू 0 पे जब आ जाएगा तो वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर स्क्वायर करेगा तो कितना आ जाएगा? 0। तो जब 0 से न्यूक्लियस पे चाहे वैल्यू कितनी भी बड़ी हो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की, लेकिन अगर वॉल्यूम ही 0 है तो मल्टीप्लाई करोगे तो कहां नहीं, इसलिए ये 0 से स्टार्ट होता है। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, क्योंकि R इज इक्वल टू 0 पे वॉल्यूम ही 0 होगा, इसलिए हमेशा स्टार्ट होता है यहीं से। सो दीज आर द थ्री ग्राफ्स। आपको इससे देखो क्या समझ में आ रहा है कि जब आप बाहर से अंदर की तरफ आते हो तो प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज करके मैक्सिमम आती है, फिर डिक्रीज करके 0 की तरफ चली जाती है, जबकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लगातार बढ़ती रहती है और सबसे हाईएस्ट किस पे होती है? न्यूक्लियस पे। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आए हुए एग्जाम में अबाउट, ये ग्राफ से ही आप एक्सप्लेन कर सकते हो। व्हेन वी मूव क्लोज टू द न्यूक्लियस, शिवांश, व्हेन वी मूव क्लोज टू द न्यूक्लियस
probability density increases and attains its maximum value at r is equal to 0, whereas the probability first increases, attains a maxima, and then reaches to 0 at r is equal to 0. Did you understand this? इन दोनों का एक कंपैरेटिव कहानी लिख लेना कि व्हेन वी मूव क्लोज टू द न्यूक्लियस, यहीं से इसके नीचे जस्ट कहानी लिख लेना ये ग्राफ बना के, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंक्रीजेस व्हेन वी मूव क्लोजर टू द न्यूक्लियस, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर एस ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं मैं, एस ऑर्बिटल, इंक्रीजेस एंड रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू, रुक जाए, रीचेस, बस इस ग्राफ का नेचर से समझो ये कैसे आया, इस पे अभी तबियत नहीं खराब करना है। 2s होगा तो थोड़ा तकलीफ होगा, थोड़ा तकलीफ का मतलब उसमें ये जो आपको सिंपल सा नेचर आया है ना 2s में, ऐसा आएगा, देख ऐसा आके इस तरह से, मतलब उसमें भी न्यूक्लियस के नजदीक जाएगा तो बढ़ेगा ही, बट वहां बीच में एक बारी 0 होता है और इसी को नोड बोलते हैं। अभी आगे ये टॉपिक पढ़ाना है इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अभी उस 1s पे ध्यान लगाओ। When we move close to the nucleus, the probability density increases. किसके लिए बात कर रहा हूँ, 1s के लिए बात करो ना। Close to the nucleus, the probability density increases and attains its maximum value at nucleus, यानी r is equal to 0. अब यहां की कहानी लिख लेना, इंटरेस्टिंग, सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, द रेडियल प्रोबेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी था, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी, द रेडियल प्रोबेबिलिटी first increases and attains a maxima and then further decreases to 0 at nucleus. Further decreases to 0 at nucleus. तो इंटरेस्टिंग है, probability of finding an electron close to nucleus will be 0, but probability density will be maximum. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अब ये समझने के लिए मैंने आपको बताया था कि r इज इक्वल टू 0 पे जाओगे तो वॉल्यूम ही 0 हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितना भी हो उसमें 0 से मल्टीप्लाई करने में वो 0 ही आने वाला है, इसलिए ये 0 से स्टार्ट। ओके, लिख लिया, हो गया खत्म, तीनों ग्राफ बना लिए, चलो आगे बढ़े। हो गया बेटा, चलो अभी बस इतना ही इंट्रोड्यूस करा करके आगे बढ़ते हैं। तो एस ऑर्बिटल या एस सबशेल के अंदर प्रेजेंट्स ऑर्बिटल, जिनको एस ऑर्बिटल बोलते हैं, उनका शेप कैसा है, स्फेरिकल। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, आप लिखो द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट, सेकंड पॉइंट लिखो, द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन पी सबशेल the orbitals present in p subshell, that is p orbitals present in p subshell, that is what, p orbitals have डम्बल शेप। कैसा होता है, डम्बल के जैसा, डम्बल। डम्बल शेप, डम्बल शेप, डम्बल आपको समझ में आता है? आइए समझाता हूं डम्बल का मतलब यहां पे क्या है। देखो बेटा, ये अगर न्यूक्लियस है, दिस इज डम्बल,
डम्बल शेप, डम्बल, यू गाइस नो दैट। सो डम्बल शेप का होता है पी। आगे लिखो, ये किसके बारे में बता दिया मैंने, पी ऑर्बिटल। अगला लिखो, द शेप ऑफ अरे तुम लोग भी मेरे जैसा कलर कर रहे हो क्या? अच्छी बात है, वैसे इसका जरूरत नहीं था, तो मैं, चलो कोई जरूरत नहीं है, कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी क्लाउड अभी समझने में तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। अरे हल्के हाथों से कर लो, डॉट डॉट, अगले पेज तक निशान चला जाए। वो पूरा ऐसे मार रहा है डॉट डॉट उसको। आराम से, आराम से, हाँ बिल्कुल हल्के हाथों से, जेंटल, बी जेंटल पाजी, बी जेंटल, पूरा जोर लगाता है। आज तो प्रोबेबिलिटी अगले पेज तक दिख जाना चाहिए। चलो पी ऑर्बिटल कर लिया, अगला लिखो, द शेप ऑफ 4 out of 5 डी ऑर्बिटल्स। एक्चुअली डी ऑर्बिटल्स में ना बेटा एक ऐसा होता है जो डंबल नहीं होता है, वो बिल्कुल अलग सा है, उसको मैं दिखाऊंगा आपको। देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, सॉरी क्या मैं लिखवा रहा था, द शेप ऑफ 4 out of 5 डी ऑर्बिटल्स आर डम्बल शेप, सॉरी डबल डम्बल शेप। द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अरे यार क्या लिखवा रहा हूं मैं, क्या हो गया समग्र मुझे, क्या हो गया, तुम्हारी आत्मा आ गई मेरे अंदर। the the shape of 4 out of 5 d orbitals are double dumbbells, या डबल डम्बल। अब डबल डम्बल कैसा दिखेगा, डबल डम्बल डबल डम्बल जैसा दिखेगा, इसमें कौन सी बड़ी, देख, हाँ बिल्कुल ऐसा। देखो एक डंबल ऐसे बना दो, एक डंबल ऐसे बना दो, अरे मतलब ये पूरा एक ही डंबल है, फिर एक ऊपर की तरफ, यस। फ्लावर, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझाए क्या, ऐसे तुम लोग डायलॉग मार रहे हो, हाँ? चलो यहाँ पे डॉट 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 डॉट, ये क्या है, ये न्यूक्लियस, ये डबल डंबल है, वन डंबल एंड सेकेंड डंबल, डबल डंबल। हो गया बेटा, अरे हो गया बेटा, लिख लिया आपने, डबल डंबल, ओके। अब आपको एक्स बताओ कैसा होता है, स्फेरिकल, टी कैसा होता है, डंबल, डी कैसा होता है, तो एल के बारे में पूरी कहानी खत्म हो गई, एजीमुथल क्वांटम नंबर पूरा खत्म हो गया, क्या लग रहा है, खत्म हो गया। अगला बढ़ते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, रुक जाओ, वो कराऊंगा, अभी कराऊंगा, टेंशन नहीं, लिखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर,
गाइस नो डिस्कशन प्लीज, थोड़ा ध्यान से सुनो। धीरे धीरे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कर लिया आप लोगों ने। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाई, लिसन अप एवरीबॉडी, इट इज डिनोटेड बाई ml और m, डिनोटेड बाई ml। l थोड़ा नीचे रखना, क्या बोलते हैं उसको, सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट होता है ना। शिवांश, जगे हुए हो बेटा कि ध्यान में चले गए? ध्यान में हो कि अभी जगे हो? अब जगे हो, अच्छी बात। क्या हमारे बच्चे इतना ज्यादा मेडिटेशन करते हैं कि उन्हें इतनी आदत लग गई यहीं आके ध्यान करने लगा? एक हमारे प्रभानंद जी हैं, महाराज प्रभानंद जी, तो वो यहीं बैठ के पूरे मेडिटेशन में पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं। ऐसे ही शिवांश हैं, वो शिव के ही अंश हैं, तो जैसे लॉर्ड शिवा हमेशा ऐसे लीन रहते हैं, वैसे वो भी लीन हो जाते हैं रह रह करके। और भी ऐसे दो चार महानुभाव हैं जो क्लास में मेडिटेशन करने लगते हैं, है ना। एक लंबोदराय, जिनको गणेश जी बोलते हैं, विनायक जी, वो भी बैठे बैठे ही ऐसे ध्यान में चले जाते हैं। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, इतने सारे अच्छे अच्छे लोगों का मुझे संगति मिला है इस बार क्लास में। चलिए अच्छा, कोई बात नहीं। तो ml और m, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? तो अभी तक हमने देखा शेल के अंदर सबशेल प्रेजेंट होते हैं, सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल, तो ये किसके बारे में बताता है? ऑर्बिटल। अब दिमाग में ये आएगा सर ये ऑर्बिटल होता क्या है? सो बेसिकली जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है ना बेटा, तो जो मैंने बताया है डंबल शेप का, एंड उसके बाद मैंने आपको बताया डबल डंबल। मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ये अपने ओरिएंटेशन बदल देते हैं। ओरिएंटेशन बदलने का मतलब है तो डंबल ही, लेकिन वो डंबल जो ऐसे ऐसे मैंने कर रखा है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, ये तीन अलग अलग पार्ट में ब्रेक डाउन कर सकता है, ओरिएंटेशन कर सकता है। इसलिए ये तीन पॉसिबल ओरिएंटेशन है, इन्हीं तीन पॉसिबल ओरिएंटेशंस को ही थ्री ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो कभी आपसे पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये क्या बताता है, तो आप क्या बोलोगे? इट इज अबाउट द पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ द सबशेल्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और जितने ओरिएंटेशन पॉसिबल है उन्हीं को हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो पी के अंदर तीन अलग अलग ओरिएंटेशन पॉसिबल है, इसलिए पी सबशेल के अंदर तीन ऑर्बिटल बोलते हैं। एस में कोई अलग ओरिएंटेशन नहीं होता, एक ही होता है, इसलिए एस के अंदर एक ही ऑर्बिटल। डी के अंदर पांच अलग अलग ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं, इसलिए डी सबशेल के अंदर फाइव ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ऑफ कोर्स एम की वैल्यू एल पे डिपेंडेंट होती है, कौन से सबशेल के बारे में आप बात कर रहे हो उसके अंदर ऑर्बिटल देखना पड़ेगा। तो जैसे हम बोलते हैं सबशेल शेल पे डिपेंड
सेकंड फिर से देख लो। बेटा am I audible right now? ओके गाइस प्लीज लिसन अप। मैंने आपको बोला कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? द ओरिएंटेशन ऑफ यस सबशेल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिनको क्या बोलते हैं? तो एक लाइन में बोला जाए तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट ऑर्बिटल्स एंड देयर ओरिएंटेशन। ओके, लिख लो ये बात। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट ऑर्बिटल्स and their orientation। रुक जा अभी सब समझा दूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अब आगे लिखो तो आगे लिखो इसके बारे में। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L, फॉर अ गिवन L, M can have values from -L to 0 to +L। ऑल द इंटीग्रल वैल्यू ध्यान रखना, इंटीग्रल वैल्यू -L से 0 एंड। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स देखो, थोड़ा ध्यान से देखो। फॉर L is equal to 0, that is S subshell। ये सुनो, M की वैल्यू क्या? M can have only 0 वैल्यू। इसका मतलब क्या है? दैट इज S सबशेल। बिल्कुल बात नहीं, कोई 2 मिनट में ना कहानी ओवर हो जाएगी।
subshell have only one orbital which is known as s orbital. फिर से यहां पे देखते हैं, ये पहला एग्जांपल। दूसरा देखो, अभी थोड़ा और क्लैरिटी आएगा। फॉर l इज इक्वल टू 1, दैट इज किसके बारे में? p subshell, and p subshell m can have कौन कौन सी वैल्यू? -1, देखना यहां से, -L2 प्लस -1, 0 एंड +1। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट इज p subshell have 3 orbitals। पता है उनका नाम क्या होता है? px, py एंड pz बोलते हैं। px, py एंड pz, ये जो 3 वैल्यूज आए हुए हैं, इनके करस्पॉन्डिंग ओरिएंटेशन ही तो है। तो एक x के अलोंग ओरिएंटेड है, एक y के अलोंग, एक z के अलोंग। अब ये तीनों ऑर्बिटल बना के मैं आपको दिखाता हूं, px, py एंड pz। देख ध्यान से, जब आपको x बोले तो x एक्सिस ड्रॉ करो, दिस इज px, ये x एक्सिस। py बोले तो ऊपर बना लो। अंडरस्टूड है बेटा? क्लाउड अपने से अब दिखाना है, ठीक है? बार बार मैं नहीं बनाऊंगा, या आप नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, आपको समझ तो आ गया है ना? z बनाना हो तो ये x है, ये y है, z एक्सिस ये जो अंदर बाहर है, यहां पे बना दो लोग, दिस इज pz। है तो ये डंबल ही ना, बट डंबल कौन से डायरेक्शन में ओरिएंटेड है उसके हिसाब से इनका नाम पड़ा है। सो दिस इज एवरीवन px, दिस इज रिप्रेजेंटेड, दिस व्हिच आई हैव रिप्रेजेंटेड इज, एंड दिस इज pz। pz का मतलब z एक्सिस पे एक लोब पॉजिटिव साइड में, एक लोब नेगेटिव। दीज आर लोब्स, इनको क्या बोलते हैं? लोब। 2 lobes are there and one is along negative and one is along positive। जल्दी बनाइए इसको। अब मैं आपको D के बारे में भी बताता हूं, D के बारे में। पहले यहां तक खत्म करिए। कर लिया बेटा यहां तक? S सबशेल हो गया बेटा, P हो गया। अब आते हैं D के बारे में, बताओ। हाँ बना लो बेटा, डायग्राम बनाओ, थोड़ा फास्ट रहो यार, बहुत सुंदर नहीं यदि दिखेगा तो चलेगा, जल्दी बना लो बस। हाँ जी देखो इधर, फॉर L इज इक्वल टू 2, दैट इज कौन सा सबशेल? फॉर
डी सबशेल m की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? m कैन हैव, बोलो, -2, -1, 0, +1, +2। कितने वैल्यूज आ गए हैं? 5 अलग अलग वैल्यूज आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स व्हाट? D sub shall have 5 different orbitals. Did you get it, beta? D sub shall have 5 different orbitals. Is that clear? यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद L is equal to 2, D सबशेल के बाद। अच्छा, अब इसमें कहानी ये है कि सर ठीक है, चलो 5 ऑर्बिटल हैं, तो बेसिकली आप यही बताना चाह रहे हो ना, 5 डिफरेंट पॉसिबल ओरिएंटेशन, यही होता है ना? बोलो। तो उन 5 डिफरेंट ओरिएंटेशंस का नाम क्या है वो मैं समझा देता हूं आपको। इनके नाम हैं DXY, DYZ, DZX, या XZ बोल लो, ZX बोल लो, एक ही बात। इसके अलावा DX2Y2, माइनस नहीं बोलते उसको, ठीक है, वी प्रोनाउंस इट DX2Y2, एंड एक बचा है DZ2। यही एकमात्र ऐसा है जो अलग होता है, बाकी ये चारों कैसे होते हैं? डंबल होते हैं, डबल डंबल। एंड दिस इज डिफरेंट, यही अलग होता है, दिस इज डिफरेंट। इसलिए मैंने आपको लिखवाया था स्टेटमेंट, याद है? 4 out of 5 d ऑर्बिटल्स आर डबल डंबल, और एक अलग होता है। तो पहले इनको मैं समझा देता हूं। अच्छा देखो, जो हमारा px, py, pz था, उनके लोब्स कहां थे? एक्सिस पे। x पे है तो px, y पे है तो py, z पे है तो pz। यहां डबल डंबल है, डबल डंबल है। तो अगर दोनों एक्सिस पे हो गए चारों लोब, यानी वन डंबल अदर डंबल, तो वो होता है dx2y2। अगर z पे डंबल हो गया वो, है ना, इसमें dz2 का शेप बिल्कुल अलग होता है, तो ये dz2 को, इनके जो लोब्स होते हैं दैट इज बिटवीन द एक्सिस, लोब्स बिटवीन द एक्सिस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको यहां समझाऊं तो dxy कैसा दिखेगा? dxy will look like this, x एक्सिस ले लो, y एक्सिस ले लो, और लोब्स इनके बीच में बनाओ, दिस इज dxy, दिस इज dxy माय डियर। एंड देन व्हाट इज dx2y2 देन? जो स्क्वायर वाले हैं उनके लोब्स एक्सिस पे लाई करते हैं। चार लोब बनाना है, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखो ये लोब्स कहां है? तो ये x2 y2 है। तो जितने भी ऐसे हैं बिना स्क्वायर वाले, इनके लोब इन एक्सिस के बीच में। जैसे एक्स वाई तो मेरे लिए बड़ा कन्वीनियंट था दिखाना आपको, लेकिन आप इमेजिन करो एक्स वाई के बाद आप इमेजिन करो जो हमारा वाई जेड है। इसका मतलब ये वाई एक्सिस, और ये मान लो अगर ये वाई है तो जेड तो ऐसे आ रहा है बाहर, तो इसके लोब्स हैं कैसे? ऐसे बाहर निकले हुए हैं, इधर की तरफ दो बाहर और दो। अगर मैं इसको ऐसे उठा के ऐसे बोर्ड की साइड में चिपका दूं तो एक्स एक्सिस मेरा अंदर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? जेड एक्सिस। देखना, ये जेड था इस, और ये हमारा एक्स एक्सिस था। इसको जब ऐसे ट्विस्ट करूंगा, यानी इसको लेकर के थोड़ा सा रोटेट करूंगा, तो एक्स अंदर और जेड इधर,
इस जगह पे आप देखोगे, क्योंकि हमें प्लेन में विजिबिलिटी अच्छी आती है इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूं। नाउ दिस इज व्हाट एवरीवन, आप सिमेट्रिकल बनाना, मेरा डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ है, चारों लोग एक जैसे दिखने चाहिए। दिस इज डी वाई जेड, जिस एक्सिस को लिया हो वही। ऐसे कितने लोग कह रहे हैं डी वाई जेड जैसे बनाया है, ऐसे ही सर आप डी एक्स जेड या जेड एक्स को भी बना सकते हो। ये एक्स एक्सिस ले लो, ये जेड, तो ये जो लोब बन के आएंगे चारों, ये कौन सा ऑर्बिटल है, डी जेड एक्स, डी जेड एक्स। तो जो एक्सिस आपने लिया उनके बीच में रहना चाहिए, बस ये एक्सिस का नेमिंग कर दो अच्छे से, क्योंकि मैं वो 3D वाला चीज अभी दिखा नहीं पाऊंगा, आपको दिखेगा अपनी ढंग से, इसलिए मैंने एक्सिस का ये नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया। ठीक है, सारी क्यूरियोसिटी अब इस बात की है कि यार डीजेड स्क्वायर कैसा होगा दिखने में, क्योंकि बाकी सब तो डबल डम्बल दिख भी रहा है, लोब्स इधर उधर हो रहे हैं, बस इतना ही फर्क। नोट कर लो, जल्दी नोट करो। डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये तीनों ऐसे थे जो बिटवीन द एक्सिस, lobes between axis, between the axis। ये सुनो, चलिए बेटा, between the axis, is that clear? यहां तक सबको क्लैरिटी है? dz स्क्वायर देख लिया सभी ने? नहीं देखा? आओ मैं दिखाता हूं, देखो ध्यान से, ध्यान दो इधर, ध्यान से समझना। ये पहले मैं आपको एक्चुअल एक्सिस में दिखाता हूं, एक्स वाई एंड ये जेड, ये जेड एक्सिस। ठीक है, देखो इसका जो लोब होता है ना, वो जेड एक्सिस पे लाई करता है। तो कहोगे सर ये तो पीजेड जैसा हो गया, पीजेड भी तो ऐसे ही होता है। तो डिफरेंस है इसमें, इसका जो बाकी एक लोब होता है ना, वो डोनट के शेप का हो जाता है। डोनट तो खाया ही होगा तुम लोग, यही सब खाओ तुम लोग, और क्या खाओगे, ऐसा होता है। दिस इज डोनट। अब अगर इसको मैं, सुंदर सा लग रहा है ना, लग रहा है सबसे सुंदर ऑर्बिटल यही, डीजेड स्क्वायर। अब आपको मैं समझाता हूं कि ये जो डीजेड स्क्वायर है, लिख लेना भाई डोनट, इसको डोनट लिख लेना, ये नॉर्मल लोब्स है। ठीक है, डोनट बोल लो या रिंग बोल लो। अब ये एक्स वाई प्लेन में है, दिस डोनट इज प्रेजेंट इन एक्स वाई प्लेन, रिंग प्रेजेंट एक्स वाई, lobes on z axis, lobes on z axis। अब इसका थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज करके, अगर मान लो मैं ये z एक्सिस लिख दूं, ध्यान से देखो, ये z अगर हो जाए तो इसके लोब्स ऐसे हैं, और जो इसका, देखो ध्यान से समझो, जो इसका डोनट है वो बिल्कुल यहां से शुरू होकर के ऐसे गोल घूम करके आया हुआ है। इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग ईदर ऑफ द लोब, ये ऐसे बाहर से जा करके
और ऐसे ही अंदर गया। यार कोई अच्छा डायग्राम बनाने वाला हो तो अच्छी बात है। ले तो कहानी हो रही, जितना सुंदर चाहो उतना ही बकवास बन तुम्हें। दिस इज द डोनट, ये न्यूक्लियस है। डिड यू गेट इट? सो दिस डोनट इज प्रेजेंट इन एक्स वाई प्लेन। ये जेड एक्सिस था, ये हमारा एक्स एंड वाई, ये एक्स और वाई, एक्स क्रॉस वाई इज इक्वल टू जेड। तो ये ऐसा दिखेगा डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर वाले जितने भी हैं उनका जो लोब है वो कहां लाई कर रहा है बेटा? एक्सिस के ऊपर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का एक्स एंड वाई एक्सिस पे, और जेड स्क्वायर का जेड एक्सिस पे। अच्छा देखो, नॉमेनक्लेचर में भी देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब एक्स एंड वाई दोनों पे लोब है, तभी तो 4 लोब है। जेड स्क्वायर सिर्फ जेड पे ही लोब है, दिख रहा है ना? तो नाम में भी जाओगे तो समझ में आ जाएगा, जेड स्क्वायर मतलब कि वो जेड पे ही उसका लोब है, बाकी तो दूसरा डोनट है जो डिफ्यूज करके बन गया है ना। होना चाहिए 4 लोब, तो ये इसके 2 लोब हैं और 2 लोब बेचारे ऐसे बन गए हैं डिफ्यूज होकर के। दिस इज डी जेड स्क्वेयर। डिड यू गेट इट? अच्छा देख, ध्यान देना, जिन भी ऑर्बिटल्स के लोब सिर्फ जेड एक्सिस पे होते हैं उनके लिए m की वैल्यू बाई कन्वेंशन 0 ली जाती, जैसे pz के लिए भी 0 ही लिया जाता है। m की वैल्यू 0 देखो ना, अरे बाबा p के अंदर l की वैल्यू 1 है, तो m की कितनी वैल्यूज होती हैं? -1 0 +1। 0 तो उसमें भी आ रहा है। फिर ऐसे अगर नीचे आ जाए डी वाले में तो -2 -1 0 +1 एंड +2 आ रहा है ना, डी के लिए l की वैल्यू 2। तो ये जो 0 वैल्यू 5 ओरिएंटेशन है ना, तो नंबर मैंने दे दिए, उनके अगेंस्ट नाम तो नहीं लिखा कि भाई 0 वाले को pz बोलते हैं। तो ये बाई कन्वेंशन z एक्सिस वाले को m की वैल्यू 0 असाइन की जाती है अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो। हाँ, बाकी +-1 आप किसी को भी दे सकते हो, यानी कि अगर px एंड py में से किसी एक को आप -1, किसी एक को आप +1, ये आपके ऊपर फ्रीडम है। लेकिन बाई कन्वेंशन हम z एक्सिस पे लाई करने वाले लोब को, अगर कोई ऑर्बिटल ऐसा है जिसका लोब सिर्फ z एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसके लिए m की वैल्यू बाई डिफॉल्ट बाई कन्वेंशन 0 होती। ये बात लिख लेना नोट करके। बाई कन्वेंशन वी असाइन m is equal to 0 for dz square, for dz square, dz square by convention। ओके, ऐसे ही आप वहां पे भी लिख लेना, for pz also we assign m is equal to 0, for pz also m is equal to 0। बाकियों के लिए कुछ भी आप लगा सकते हो जो बचे हुए मैग्नेटिक वैल्यूज हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के। समझ में आया? चलो अच्छा, अब ये वैल्यूज हो गई। ऐसे ही बताओ f, ऐसे ही बताओ बेटा f ऑर्बिटल, सॉरी f सबशेल के लिए क्या होगा कहानी? f सबशेल के लिए क्या होगा? अब उसके हम ऑर्बिटल्स नहीं देख रहे हैं, सिर्फ sp d तक देख रहे थे, f के ऑर्बिटल्स नहीं। फॉर f सबशेल बताओ, जल्दी बताओ, m की वैल्यू क्या हो सकती है? l की वैल्यू कितनी होती है बेटा इसके लिए? 3 ना। m कैन हैव कौन सी वैल्यूज? -3 -2 -1 0 +1 प्लस, यहां तक सबको क्लियर है? +3 भी आएगा। अब देखो इधर 3, इधर 3 और ये एक एक्स्ट्रा बीच में, तो क्या मैं जनरलाइज करना चाहूं तो मतलब क्या आ गया? दैट इज f सबशेल, थोड़ा फास्ट लिखना बेटा, हैव हाउ मेनी ऑर्बिटल? 7 ऑर्बिटल। यस और नो बोलो।
अच्छा, आप कुछ पैटर्न देख रहे हो, एस में एक ही ऑर्बिटल था, पी में 3 थे, डी में 5 था, एफ में 7 आ रहा है, जी में कितने लोग कह रहे हैं 9, एच में कितने, ऐसे चलता जाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिल्कुल सही। कहने का मतलब ये है, अब यहां से जनरलाइज कर लेंगे, फॉर अ सबशेल एल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना लिखेंगे बेटा, एल सबशेल का नंबर है तो कैसे लिखेंगे इसको, सीरीज पे जानो, nth टर्म कैसे लिख रहे हो, 2l प्लस 1 ना बेटा, देख तो सही, अरे ऐसे देख लेना, इधर l है और इस साइड l है और बीच में जीरो, मतलब जीरो का मतलब एक नंबर मिला, तो l प्लस 1 कितना हो गया, 2l प्लस 1। या इसका tn नहीं लिख पाओगे क्या यार तुम लोग, लिख लोगे ना, तो बस वही tn ही इसका नंबर ऑफ ऑर्बिटल है। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल L will be given by 2l plus 1। समझ में आ गया। अब आपसे कोई डायरेक्ट पूछे ना कि दैट इज फॉर G सबशेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो आप तुरंत क्या करो, S ऐसे काउंटिंग कर लो, S P D F G, मतलब N की L की वैल्यू कितनी हो गई 4, L की वैल्यू 4 हो गई तो 2l प्लस 1, 2 इंटू 4 प्लस 1 कितना आ गया 9, और वही हमने देखा 9 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, इसके लिए क्या आ रहा है 11 आ रहा है, एंड ऐसे चलता जाएगा। तो सिर्फ एस सबशेल ऐसा है जिसके पास एक ही डब्बा होता है, मतलब एक ही ऑर्बिटल, बाकी सभी के पास, इज दैट क्लियर एवरीवन। अब देखो इनको सिंबॉलिकली ना, ऑर्बिटल्स को हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे बॉक्स के फॉर्म में, सिंबॉलिक, बट आपको मालूम है एस कैसा होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक, पी कैसा होता है डम्बल। अच्छा, पी में कैसे दिखाएंगे, 3 डब्बे दिखाएंगे ऐसे, 1 2 3, डी में ऐसे 5 डब्बे बनाएंगे ऐसे करके, 1 2 3 4 5, एफ में ऐसे कितने बनाएंगे 7। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जस्ट सिंबॉलिक, बिल्कुल वैसे जैसे एनर्जी लेवल डायग्राम हम बनाते हैं ऐसे ऐसे लाइन, बट आपको मालूम है एक्चुअल ऑर्बिट तो सर्कुलर होता है, तो बिल्कुल जैसे वहां सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वैसे यहाँ पे भी। इज दैट क्लियर एवरीवन, सबको क्लियर हो गया। सो एफ सबशेल हो गया, जी सबशेल हो गया, सारी चीजों के बारे में आइडिया लग गया, बोलिए कोई तकलीफ यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन लिखो तो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन, एक अभी करो और एक घर करना, प्रेजेंट इन पहला लिखो, थर्ड शेल पहला लिखो, थर्ड शेल, थर्ड शेल, दूसरा लिखो फोर्थ शेल, तीसरा लिख लो फिफ्थ शेल। तो एक अभी करो, बस थर्ड वाला अभी कर लो, बाकी घर पे करना। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कितना आ रहा है, अच्छा जी, मैंने बोला थर्ड शेल मतलब n इज इक्वल टू 3, बोलो, तो इसके अंदर सबशेल निकालते कौन से होंगे, L की वैल्यू 0 1 एंड 2, बोलना बेटा, मतलब एस पी डी, और ऑर्बिटल निकालना हो तो एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं 1, पी में कितने होते हैं 3, और डी में कितने होते हैं 5, सब जोड़ दो ऑर्बिटल्स, 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो गया, समझ में आ गया। शेल के अंदर सबशेल देखो और सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, तो शेल थर्ड था, सबशेल 3 होंगे, एस पी डी, ऑर्बिटल्स कैसे होंगे। कभी आपको आ जाए एग्जाम में ना तो कैसे करोगे पता है, आप ऐसे पूरा बढ़िया से टेबल बनाना, कैसे बनाओगे,
n इज इक्वल टू 3, तो l की वैल्यू 0, 1 एंड 2, तो m की वैल्यू एक एक, इसके लिए ओनली 0, इसके लिए 3 वैल्यूज -1, 0, +1, और इसके लिए कैसे -2, -1, 0, +1 एंड +2 ऐसे लिखोगे। ये 5 है, ये 3 है, ये 1, सो दैट्स हाउ वी आर राइटिंग द आंसर। ऐसे लिखना पड़ेगा पूरा टेबल बना बना के, या एक एक को डिक्टेट करके। फॉर l इज इक्वल टू 0 वी आर गेटिंग 1, फॉर l इज इक्वल टू, जैसे मैंने किया है आपको। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो अब ये सारी चीजें निकाल लोगे, अगले 2 क्वेश्चन कर लोगे। आप डिराइव करना कि nth शेल के अंदर n स्क्वायर ऑर्बिटल्स होंगे, ये डिराइव करके लेके आना, ये आपके लिए टास्क दे रहा हूं। nth शेल के अंदर, nth शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल मिलेंगे? n स्क्वायर, ये आपको डिराइव करना। कर लोगे, वैसे आसान है। देखो थर्ड में 9 मिल रहा है, फोर्थ में देखोगे तो 16 मिलेगा, करके देखना, और उसको डिराइव करना, कोई प्रोग्रेशन होगा। इज दैट क्लियर? सबको यहां तक क्लैरिटी है? तो कमिंग अप टू द लास्ट क्वांटम नंबर विच इज स्पिन। राइट इट डाउन, जस्ट 1 मिनट मोर। लिखो स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छा, मैंने सबसे पहली चीज क्या बताई थी आपको? बिल्कुल बात नहीं, ध्यान से सुनो। स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जो 4 क्वांटम नंबर है उनमें 3 कहां से डिराइव्ड है? h कैप साई इज इक्वल टू ई साई से। तो फोर्थ क्वांटम नंबर यानी स्पिन क्वांटम नंबर है, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। राइट इट डाउन। स्पिन क्वांटम नंबर हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। स्पिन क्वांटम नंबर हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। It is not the part of wave function. It is not the part of wave function. Okay? Now the most important question, सर जब ये किसी पे डिपेंड ही नहीं करता है तो इसकी वैल्यूज क्या होती है और कैसे निकालते हैं? तो बड़ा आसान है, इसकी सिर्फ 2 वैल्यूज होती हैं, +12 एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं। लिखो, इट हैव ओनली टू पॉसिबल क्वांटम नंबर, +12 एंड -12। सिर्फ और सिर्फ 2 ही आता है, +12 एंड -12। बताओ, +12 का मतलब रिप्रेजेंट क्या आता है? अप एरो से, -12 को डाउन एरो। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अप स्पिन डाउन स्पिन ऐसा बोलते हैं। ओनली 2 वैल्यूज ऑफ व्हाट? स्पिन क्वांटम नंबर। ओनली 2 वैल्यूज ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, दिस एंड दिस। एक बार IIT जेई ने सिर्फ इसी पे क्वेश्चन पूछ दिया था कि ये जो +12 -12 है क्या बताता है, और ऑप्शन में दिया था +12 क्योंकि ये स्पिन क्वांटम नंबर है तो इसका मतलब स्पिन बता रहा है, एक क्लॉकवाइज रोटेशन बता रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये बोला था। दूसरे में बोला था जैसे +12 को क्लॉकवाइज, इसको एंटी, दूसरे में बोला था ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ऐसे करके लिखा हुआ था। एंड एक ऑप्शन दिया था, इट हैज नो क्लासिकल एनालॉग, इट हैज ओनली 2 वैल्यूज, these are just the quantum number, have no classical analogy with motion. That is the right answer. इसका मोशन से कोई मतलब, क्योंकि अब हम बिल्कुल ही अलग दुनिया में घूम रहे हैं क्वांटम नंबर में, जिसका क्लासिकल एनालॉग आप नहीं बनाओगे कि क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? So it is just 2 values, has nothing to do with the motion of the electron. Is that clear everyone? ये चारों वैल्यूज अगर आप समझ गए हो, N, L, M, N, S, ये अगर चारों वैल्यू समझ गए हो तो मुझे एक लास्ट चीज का आंसर करो। ये बताओ, अगर ये 3, इसका 2, इसका -1 और इसका 0, सॉरी इसका +12, क्या ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है? टेल मी, is this set of quantum numbers possible? तो विल चेक,
ये n की वैल्यू कितनी है 3, तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0, 1 एंड 2, क्या उस रेंज में है? तो यहां तक ठीक चल रहा है जिंदगी। l इज इक्वल टू 2 के लिए m की वैल्यू क्या हो सकती है -2, -1, 0, +1 प्लस, क्या ये वैल्यू है? ठीक चल रहा है लाइफ। क्या स्पिन का वैल्यू -हाफ +हाफ में से कुछ हो सकता है? क्या उनमें से ही एक वैल्यू दिया है? तो सब कुछ सही है ना? अगर मान ले मैं इसको 0 करके ये ऐसा कर देता तो गलत, क्योंकि स्पिन का वैल्यू नहीं हो सकता। अच्छा मैं इसको ऐसे कर देता 3 और इसको 3 और इसको -1 और इसको +हाफ, तो क्यों गलत? n की वैल्यू 3 के लिए l की वैल्यू सिर्फ 2 तक हो सकती है, जो कि यहां 3। समझ आ गया? तो क्या सेट ऑफ क्वांटम नंबर पहचान जाओगे ना? ये सबसे आसान क्वेश्चन है। विद दिस एवरीवन वी आर डन विद क्वांटम नंबर्स। एंजॉय।